बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर 12 का थर्ड टॉपिक जो है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल फार्मूला। अच्छा, इमेज को लोकेट करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है जो कि ग्राफिकल मेथड होता है, जिससे हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ करके तो बेसिकली इमेज को लोकेट करते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इमेज की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला बेसिकली क्या है, दैट इज़ हाईलाइटेड, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा होगा कि मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर। यानी कि जो मिरर फार्मूला है दैट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप ऑफ फोकल लेंथ p, दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड q इज़ द इमेज डिस्टेंस, यानी कि कितने डिस्टेंस के ऊपर इमेज जो है वो बन रहा है। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है दैट इज़, क्या वो इमेज जो है वो हमारे पास रियल बन रहा है, वो इमेज आपके पास इमेजिनरी बन रहा है, यानी कि वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि बेसिकली तो दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स। तो क्या ये कनकेव के लिए ट्रू है या कन्वेक्स के लिए? तो ये दोनों जो मिरर्स हैं, वेदर इट इज़ कनकेव और कन्वेक्स, दोनों के लिए ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, अब इस चीज़ को करने के लिए, के अंदर वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हमें जो है वो साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए। यानी कन्वेंशनल साइन जो है वो हम क्या लगाते हैं चीज़ों के साथ। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है तो उसके साथ कन्वेंशनल साइन पॉजिटिव का या नेगेटिव का आएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p के साथ पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा? तो हमेशा ये याद रखें कि जो चीज़ रियल होगी उसके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा, जो चीज़ वर्चुअल होगी उसके साथ हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। इसी तरह जो इमेज डिस्टेंस q है वो रियल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। इसी तरह फोकल लेंथ में आ जाएं, तो फोकल लेंथ में आ जाएं तो हमने कहा था कि दो टाइप के मिरर होते हैं बेसिकली। एक जो होता है वो कनकेव मिरर होता है और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जो कनकेव मिरर होता है उसमें लाइट रेज, हमने कहा था कि लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट में मीट कर रही है तो दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर। ठीक है, तो अब उसके ऊपर एक्चुअली मीट कर रही होती हैं तो उसका जो हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, दैट इज़ रियल। तो वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ आएगी कनकेव की, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसी तरह अगर कन्वेक्स के अंदर आ जाए तो हम कहते हैं कन्वेक्स के अंदर लाइट इज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, बट लाइट इज़ नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली वहाँ से नहीं आ रही होती, हमें लगता है ऐसे जैसे एक पॉइंट से आ रही है, विच मीन्स दैट फोकल पॉइंट और दैट प्रिंसिपल फोकस इज नॉट रियल। जब वो रियल नहीं है तो वो उसके साथ हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे जो एक एग्जांपल है वो भी आप देख लें। साइन कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड इसका देखें आंसर उसने क्या निकाला है, q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर क्या, अब 15 सेंटीमीटर इज़ द मैग्नीट्यूड, कि भाई जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर में बन रहा है। बट द नेगेटिव साइन शोज दैट, देखिए उसने लिखा है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि वो इमेज जो है वो वर्चुअल है। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि जब भी बिहाइंड द मिरर की बात करेगा तो हमेशा, बेशक वो ऑब्जेक्ट पड़ा हो या इमेज बन रहा हो, उनके साथ हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा। अगर वो दोनों चीज़ें, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी इन फ्रंट, इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है और ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर पड़ा हुआ है, तो दोनों हमेशा वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है जी, देन आगे आ जाते हैं तो एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है? देखें, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ये होता है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं,
लाइट ट्रैवल कर रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, जब वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है तो क्योंकि वो मीडियम भी ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसके अंदर जो है वो ट्रैवल कर जाती है उस दूसरे मीडियम के अंदर। तो ये जो सारे का सारा फिनोमेना होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करना, दैट इज़ नोन एज बेसिकली रिफ्रैक्शन। और उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि लाइट जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से तो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, अपने पाथ से हट जाती है। अगर आप ये डायग्राम देखें, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट रे देखें ये आ रही थी, लेकिन ये क्या की इसने इसको बेसिकली एक्चुअली जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं गई। इसने क्या किया ये लाइन नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड कर गई, ठीक है। तो अपने पाथ से बेसिकली ये डेविएट कर गई। इसी तरह जब ये इस ग्लास स्लैब में से निकल कर बाहर आ रही है तो वो भी देखें फिर भी ये इसमें बेंड आ रहा है, ठीक है। तो ये फिनोमेना, दिस होल फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये देखें इसने यहाँ पर लिखा भी है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये फिनोमेना सारे का सारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अच्छा, अब ये होता कैसे है देखें, जैसे देखें अब ये डायग्राम को आप ज्यूम कर लें। लाइट की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो रेयर मीडियम सच एज एयर से ट्रैवल करेगी डेंजर मीडियम सच एज ग्लास, तो जब भी वो रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में ट्रैवल करती है तो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। देखें ये लाइट रे को क्या करना चाहिए था, लाइट रे ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया इसने, ये इस तरफ चली गई। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी तरफ बेंड कर गई है, ठीक है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है। और जब भी लाइट डेंजर मीडियम सच एज ग्लास इससे ट्रैवल करती हुई वापस देखें यहाँ पर एयर में आ रही है, ये क्या है, एयर, ठीक है। तो ग्लास से ट्रैवल करती हुई किधर आ रही है, एयर में। तो क्या करती है लाइट के हमेशा ये, अब देखें इसको लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया इसने, ये इस तरफ को चली गई। तो हमेशा अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें, सॉरी, तो ये देखें कि नॉर्मल से अवे जा रही है। तो हमने क्या देखा कि हमने कहा जब लाइट रे आती है फ्रॉम रेयर मीडियम सच एज एयर, रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, और डेंजर मीडियम वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में आती है तो क्या करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, और जब डेंजर से रेयर में जाती है तो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। ये सारे का सारा फिनोमेना जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। इसी तरह देखें इसने स्टार्ट में लिखा है कि इफ वी डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल, ये स्टार्ट के अंदर ही 12.4 टॉपिक के स्टार्ट के अंदर ही उसने लिखा है कि इफ वी डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल और सम ऑब्जेक्ट इनटू वाटर एट एन एंगल टू द सरफेस द सबमर्ज पार्ट लुक बेंट एज शोन इन फिगर 12.7। ये देखें ये, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि ये हमें जो है वो कोई भी चीज़ अगर किसी एंगल पे उसको हम जो है वो डुबोते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो वो क्या करती है हमें उसमें बेंट नज़र आता है, ठीक है। एज शोन इन फिगर 12.7 इट्स इमेज इज displaced because the light coming from underwater portion of the object change the direction as it leave the water, ठीक है। तो बेसिक रीज़न क्या थी वो ये लिखी है, इट्स इमेज इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज द लाइट coming from the underwater portion of the object changes the direction as it leave the water। तो ये रीज़न है बेसिकली जिसकी वजह से हमें उसमें बेंड नज़र आता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one transparent medium into another transparent medium is called refraction। तो कहता है ये जो सारे का सारा फिनोमेना है ना, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखें आगे उसने ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन उसने लिखी है जी, ठीक है। वो क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वॉइस वर्सा कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे और वो अपने पास से बेंड कर जाए तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब
अब जैसे रिफ्लेक्शन था, उसके भी लॉज थे, रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। क्या पहला लॉ तो तकरीबन उसी के साथ सिमिलर है, द इंसिडेंट रे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि अब सारे के सारे एक ही प्लेन में लाया करते हैं। सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई to the sine of angle of refraction r is always equals to constant, that is sin I over sin r is equals to constant, that is equals to n। ठीक है, जहां पर जो sin I over sin r है दैट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक हो गया। सो sin I over sin r इज इक्वल्स टू n। तो ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है जी, तो ये रिफ्रैक्शन के जो हैं वो बेसिकली लॉज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसी का सब टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसका मकसद क्या है कि बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न कि रिफ्रैक्शन होता है। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में लाइट जो है वो बेंड करती है, अपने पाथ से हटती है, डेविएट करती है। तो वो क्यों करती है, अब देखें यहाँ पर उसने लिखा है स्टार्ट में, देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेज बाय डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। कि रिफ्रैक्शन क्यों कॉज होता है, रिफ्रैक्शन इसलिए कॉज होता है कि बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से हट जाती है। दैट इज़ नॉट दिस इज़ द रीज़न कि लाइट जो है वो अपने पास से हटती है और बेंड करती है। जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रॉक्सिमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाउएवर व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम सच एज वाटर और ग्लास इट्स स्पीड डिक्रीजेज। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अप्रॉक्सिमेटली 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड while in glass is approximately 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। To describe the change in speed of light in medium we use the term index of refraction। ठीक है, क्या देखें दोबारा जी, टू डिस्क्राइब द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी यूज अ टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो कहता है कि हम इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से शो करते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो स्नेल्स लॉ के अंदर डिफाइन किया हमने कहा कि साइन आई ओवर साइन आर दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लेकिन किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसमें तो बेसिकली कंपैरिजन से हमने निकाला था ना। अब यहाँ पर क्या है, देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और n इज इक्वल्स टू c ओवर v। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, दोनों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उन दोनों को, यानी कि अगर आपने ग्लास में फाइंड करना है तो आपको अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता है तो आप बेसिकली दोनों की रेशियो निकाल लेंगे तो वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए। और रेशियो में हमें पता है कि यूनिट्स कट जाती हैं, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ बेसिकली रेशियो, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, आगे ये एक एग्जांपल है 12.3, दैट्स प्रीटी इजी, तो आप इसको खुद ही जो है वो सॉल्व करेंगे। देन 12.5, ये टॉपिक जो है ये फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।